Hello everyone. So this is our last lecture on solution, which is osmosis and osmotic pressure. Okay. So osmosis and osmotic pressure में हम briefly discussion करेंगे. Okay. There are few of the minor topics जो हम इसमें include कर लेंगे. But देखिए इसके बाद मैं कुछ questions डालूंगा वो आपको करने हैं. Okay. So delay होगी थोड़ी वीडियो में. I'm really sorry. So चलिए सबसे पहले हम देखते हैं osmotic pressure में. उससे पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस ऑस्मोटिक प्रेशर के जो नोट्स हैं ओके वो मैं आपको इस वीडियो के नीचे या फिर आपको ग्रुप में डाल दे रहा हूँ ओके. तो इसमें मैं नहीं डाल दे रहा हूँ ओके. तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सुनने के बाद जब अगर आप नोटबुक पर कॉपी कर रहे हैं लिख रहे हैं तो वहाँ से जाके इस थ्योरी को लिख सकते हैं. जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे ही वो नोट्स हैं ओके. हैंड रिटन नोट्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं सेम टू सेम. तो आप उन्हें लिख सकते हैं. और अगर आप नहीं है ग्रुप में देन यू कैन मैसेज मी. मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा एंड आफ्टर दैट यू कैन सी ओके. तो सब चलिए शुरू करते हैं फिर. सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ओके. ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ लिख लेते हैं. सबसे पहले आप देखिए कुछ इस तरह से मैं आपके सामने एक डायग्राम प्रेजेंट करता हूँ. हमारे पास एक कंटेनर है ओके. सो इस कंटेनर में हमारे पास यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आप कोई एक चीज को क्रॉस करवा सकते हैं ओके. अभी देखते हैं हम क्या चीज है. यहाँ पे मान लीजिए सॉल्वेंट है जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको. सॉल्वेंट मीन्स कि उसकी परसेंटेज रेशियो ज्यादा होगी और यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन है. इट मीन्स उसमें हमने सोल्यूट भी ऐड कर दिया है. जैसे मान लीजिए यहाँ पर पानी है और उसमें हमने चीनी भी ऐड कर दी है ओके. सो यहाँ पर सॉल्वेंट है हमारे पास. इट मीन्स प्योर वाटर है हमारे पास ओके. दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अगर सॉल्वेंट और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के सोल्यूशन के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दिया जाएगा तो सॉल्वेंट जो होगा वो सोल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देगा. सॉल्वेंट जो होगा वो सोल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देगा. सॉल्वेंट ही सोल्यूशन की तरफ जाना शुरू क्यों करेगा? वो इसलिए क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो मात्रा है वो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द सोल्यूशन ओके. तो इसकी कंसंट्रेशन देखिए अगर मैं आप कहूंगा कि ये प्योरेस्ट है ओके. अगर मैं इसकी घनत्व को बोलूं, मैंने शुरू में बताया था कंसंट्रेशन क्या होता है, घनत्व कितना है उसका, तो इसका कम है एज कम्पेयर टू दिस. सो कम वाले से ज्यादा की तरफ जाएगा ओके. सो इधर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ऐसे है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा है, अगर यहाँ पे सॉल्वेंट है और यहाँ पे सॉल्यूशन है तो इसका मतलब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाएगा ही नहीं. सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ भी जाएगा पर बहुत कम जाएगा. मैं हिंदी में लिख रहा हूँ आपके लिए, बहुत कम जाएगा, लेस जाएगा ओके. और इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों में एक रिश्तेदारी चलती रहेगी. ये इधर जाता रहेगा, ये इधर जाता रहेगा, पर जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या? सॉल्वेंट ही. सॉल्यूट भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं करेगा ओके. सॉल्यूट कभी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं करेगा. आपको ये समझना है. सबसे पहले दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस ओके. ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉसिंग करते हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थिंग इज कि मान लीजिए यहाँ पर एक हमारे पास एक कंटेनर है. इस कंटेनर में हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा है. दिस वन इज सॉल्वेंट एंड अनदर वन इज सॉल्यूशन ओके. सो आपने क्या करा, यहाँ से इधर की तरफ से जो सॉल्वेंट कंटेंट थे जो हमारे पास वो सोल्यूशन की तरफ जाने शुरू हो गए. इधर की तरफ जा रहे हैं वो क्रॉस कर करके. इट्स जस्ट लाइक जैसे वो नहीं होती जिससे हम चाय को क्लीन करते हैं ओके. इट्स अ फिल्टर. तो इधर से हम चाय बनाते हैं, जब चाय पत्ती भी होती है सब कुछ होता है तो हम इधर से डालते हैं और उधर की तरफ से सिर्फ चाय निकल जाती है ओके. ऐसे करते हैं ना हम. ये चाय बनाते हैं जब हम, तो हम क्या करते हैं, चाय की प्याली के ऊपर ऐसे एक फिल्टर रख देते हैं ओके. फिल्टर के ऊपर से हम क्या करते हैं, चाय डालते हैं जिसमें मोटे मोटे जो पार्टिकल होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और चाय जो होती है वो क्रॉस कर जाती है ओके. सो इसमें भी कुछ ऐसे ही है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक छाननी के जैसा काम करता है जिसमें यहाँ से सॉल्वेंट जो है बड़ी मात्रा वाली चीज़ है वो क्रॉस कर जाती है, पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उससे ये क्रॉस करने नहीं देता ओके. अब मान लीजिए यहाँ सोल्यूशन की साइड पे मैंने क्या करा, इधर ऊपर से मैंने यहाँ पे एक प्रेशर लगाना शुरू कर दिया ओके. यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा पत्थर वगैरह रखने शुरू कर दिए, प्रेशर लगाना शुरू कर दिया. अब अगर मैं यहाँ पे प्रेशर लगाना शुरू करूंगा, जो इधर से जो हमारे पास सॉल्वेंट था वो इधर आ रहा था. अब ये प्रेशर लगने के कारण ये स्टॉप होना शुरू हो जाएगा. ये इधर की तरफ जाना शुरू कर देगा क्योंकि यहाँ से प्रेशर को अप्लाई किया जा रहा है. तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस. तो रिवर्स ऑस्मोसिस का आपको क्लियर हो गया होगा काम ओके. सो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस. अब मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है कॉपर फेरोसाइनाइड से, दोबारा बोल रहा हूँ कॉपर फेरोसाइनाइड, नॉट फेरीसाइनाइड. Fe3 पॉजिटिव नहीं, Fe2 पॉजिटिव वाला ओके. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए कॉपर
फेरो साइनाइड। ओके, ये देखिए मेरे को ये अच्छा लगता है कलर, ओके, इसलिए मैं येलो लेता हूँ। अगर आपको बुरा लगता है देन टेल मी, मैं ये वाला कलर नहीं लूंगा। ओके, मैं रेड ले लेते हैं फिर। सी कॉपर FeCN6। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो इस Fe का कितना चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा यहाँ पे। ओके, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये याद रखिएगा। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ, आप क्वेश्चन को समझिए। मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से है, मेरे पास एक कंटेनर है, उसे कंटेनर में मैंने यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने एक सोल्यूशन ए लिया है और यहाँ पे मैंने एक सोल्यूशन बी लिया है। अगर जो ये सोल्यूशन ए है मेरे पास, वो है मेरे पास 0.001 m सोल्यूशन, कौन सा, FeCl3 का। इफ यू नो देन FeCl3 जो होता है वो येलो कलर का होता है। इट मींस मैंने 0.001 m क्या लिया है, FeCl3 लिया है। और दूसरा जो बी है मेरे पास, उसमें मैंने डाला 0.01 m KOH, तो मेरे पास यहाँ KOH डाला। अगर FeCl3 को मैं KOH के साथ रिएक्ट करता हूँ तो एज यू नो मैंने आपको तोड़ना सिखाया था इन सबको, तो ये हमारे पास क्या बन के आएगा, FeOH थ्राइस प्लस KCl। यहाँ पे मेरी एक ट्रिक्स वाली वीडियो है जिसमें मैंने आपको ये रिएक्शन को कंप्लीट करना दिखाया हुआ है। ओके, 3 टाइप्स में जो मेरे से क्लासेस लगा के गए हैं उन्हें पता होगा कि इसको किस तरह से हम क्लीव करते हैं। ओके, मेथड विच आर आल्सो कॉल्ड आयन एक्सचेंज मेथड। ओके, तो उसको ये बोलते हैं। सो हमने ये आयन एक्सचेंज करे। अब समझिए ये कौन सा कलर था, ये था हमारे पास येलो कलर, और ये हमारे पास कौन सा, अगर इन दोनों को मिक्स करके ये कलर कौन सा आएगा, रेड कलर। द क्वेश्चन इज दिस कि इन दोनों में से रेड कलर कहां पे आएगा, यहां पे रेड कलर आने वाला है, यहाँ इस बीकर में या फिर इस बीकर में जा रहा है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है वो ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, यही था। जैसे फॉर एग्जांपल 0.01 है, तो इसका मतलब यहां से जो कंसंट्रेशन होगी ये इधर की तरफ फ्लो करेगी, सॉल्यूशन बी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे कम है, 0.001 बहुत कम है, मात्रा बहुत कम है, यहाँ पे 0.1 है, तो ये इधर की तरफ जाना शुरू कर देगा। और जो रेड कलर होगा वो कहां पे दिखना शुरू हो जाएगा, सोल्यूशन बी की तरफ दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ओके, क्यों गलत है ये मैं समझते हैं इस चीज को। आप ये चीज को समझिए, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरे पास 10 ग्राम शुगर सोल्यूशन है, 10 ग्राम शुगर सोल्यूशन है, ओके, या 0.1 m शुगर सोल्यूशन है, 0.1 m ग्लूकोज सोल्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये 0.1 m जो मैंने डाला है ये कौन है, ये सल्यूट है, इसका मतलब है ये सल्यूट है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये देखिए 0.001 m FeCl3, FeCl3 कौन है, ये सल्यूट है। FeCl3 येलो कलर का हो, FeOH थ्राइस रेड कलर का हो, बट यहां पर ये चीज थोड़ी, क्योंकि ऑस्मोटिक मैंने अभी बताया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट जा सकता है, ये अगर उधर की तरफ जाएगा ही नहीं तो कलर आएगा ही नहीं। तो अगर कलर आएगा ही नहीं तो कलर आएगा ही नहीं, दिस इज नो कलर, तो यहाँ पे कोई कलर शो होने वाला नहीं है आपके लिए। ओके, तो ये बात आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ओके, सो कहीं पे भी सोल्यूशन ए और बी में कहीं पे भी कलर शो नहीं होने वाला है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखिए हमें क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स जो इसमें आएंगे आपको वो होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से। ओके, आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हमने क्या करा, रिवर्स ऑस्मोसिस आपने पढ़ा कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट है, यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है, यहाँ पे हमने सोल्यूशन की तरफ से प्रेशर लगाना शुरू कर दिया तो ये रुक गया, ये ऑपोजिट साइड से चलने लग गया। और आपने देखा होगा कि जो आपके घर में वाटर फिल्टर लगे होते हैं उसमें भी रिवर्स ऑस्मोसिस ही वर्क करता है। जी हाँ, उसमें भी रिवर्स ऑस्मोसिस ही काम करता है। ओके, सो इस चीज को समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि PV इज इक्वल टू nRT, आपको ये याद रखना है कि इसमें जो प्रेशर होता है उसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी रिवर्स ऑस्मोसिस या ऑस्मोसिस की बात करते हैं सो प्रेशर को यहाँ पे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट्स लुक लाइक पाई V इज इक्वल टू nRT। ओके, सो अगर n को मैं उधर ले जाऊं, सो दिस v को इधर ले जाऊं, सो पाई इज इक्वल टू n अपॉन v RT। और आपको पता है कि n अपॉन v का मतलब होता है कंसंट्रेशन, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू CRT। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करिए तो पाई इज इक्वल टू CRTI। और कई बुक्स में आपको ऐसे देखने को भी मिल जाएगा जो R होगा यहाँ पे स्पेसिफिकली S लिखा जाता है, CSTI। तो ये बात आपको याद रखनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने वाली है यहाँ पे वो ये है कि ये जो S होगा यहाँ पर, ये आप यही ले लीजिए। ओके, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपके लिए अगर आप S नहीं भी देखना चाहते तो आप ये समझ लीजिए कि जो R होगा,
अगर तो आपका R जो है वो 0.0821 होगा, कब? जब हमारा प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक होगा और हमारा जो वॉल्यूम होगा वो लीटर में होगा। पर जो R होगा उसको हम 8.314 लेंगे जब हमारा प्रेशर जो होगा वो N/m³ होगा और जो वॉल्यूम होगा वो m³ होगा। ये बात आपको समझ के रखनी है। अगर आप ये बात समझ गए हैं देन सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई है। ओके, इतनी सी बात थी। तो यहाँ से हम न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपने ऑस्मोसिस की न्यूमेरिकल्स देख ली हैं। ओके, तो चलिए एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। देखिए नोट मैं आपके लिए बना देता हूँ। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं वैसे जो आपको नीचे नोट्स दे रहा हूँ, पिक कर रहा हूँ, नीचे आपके जो टेस्ट हो रहे हैं या फिर जो आपको मैं ग्रुप में सेट कर रहा हूँ उसमें आप मैंने लिखा हुआ है नोट बना के। ओके, तो आप उसे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं आपको ऐसे लिखा होगा 10% सोल्यूशन। ओके, सो 10% सोल्यूशन है हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी जैसे 10% यूरिया सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10 ग्राम यूरिया है, 10 ग्राम यूरिया है इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। पर अगर कहीं पे लिखा हो 10% यूरिया सोल्यूशन, यूरिया सोल्यूशन और पीछे लिखा हो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, तो इसका मतलब ये होगा कि 10 ग्राम यूरिया इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। ये आपको ध्यान में रखना है। कहीं पे भी ऑस्मोसिस आ जाए तो आपको 100 मिलीलीटर को ध्यान में रखना है। ओके, ऑस्मोसिस ग्राम में नहीं होता, ऑस्मोसिस मिलीलीटर में होता है। ओके, ये चीज छोटी सी याद रखनी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हम करेंगे बहुत जल्दी जल्दी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 10% यूरिया सोल्यूशन इज प्रेजेंट एट 27%। ओके, 27 डिग्री सेल्सियस, सॉरी इट्स 27 डिग्री सेल्सियस। तो 10% यूरिया सोल्यूशन है जो 27 डिग्री सेल्सियस में प्रेजेंट है। हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पता करना है। हमें पता क्या करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम अभी बता गया था कि 10% यूरिया का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 10 ग्राम सोल्यूट जो है वो हमारा किस में प्रेजेंट है? 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ओके, सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं देन आपको फर्स्ट लेक्चर देखना चाहिए जाके। ओके, उसमें मैंने सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को अप्रोक्सीमेटली क्लियर करवाया हुआ है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पता करना है। एज यू नो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला हमने अभी करा कि हमने करा था P इज इक्वल टू N/V/RTI। ओके, इस तरह से लिया था। बट एज यू नो मैंने कहा था कि P को हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे? पाई इज इक्वल टू N/V/RTI, इस तरह से हम लिखते हैं। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या पता है। ओके, हमें N पता करना है, R हमें हार में देखना पड़ेगा। इफ इट्स हमें किसने दिया हुआ? 100 मिलीलीटर में। सो 100 मिलीलीटर को मैं अगर V पता करना है, 100 को 1000 से डिवाइड कर देता हूँ तो इट मीन्स मेरे पास ये किस में आ गया? इट्स कम इन लीटर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर लीटर में हमारे पास V दिया हो तो हमारे पास R क्या होगा? R हमारे पास होगा 0.0821। अभी अभी आपने देखा तो हमारे पास R आ चुका है। ओके, सो हमारे पास V भी आ चुका है। T तो उन्होंने दे रखा है हमें। ओके, सो T इज 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे सो इट विल 27 प्लस 273 और ये आ जाएगा हमारे पास 300 केल्विन। तो 300 केल्विन T भी दे रखा है हमें। ओके, सो ये चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अभी हमें और क्या दे रखा है? हमें N फाइंड करना होगा। ओके, सो N फाइंड कर लेते हैं हम। सो N कैसे फाइंड करते हैं? N ऑफ यूरिया फाइंड करेंगे ना। सो N ऑफ यूरिया कितना होगा? गिवन मास कितना दे रखा है? 10। मॉलिक्यूलर मास यूरिया का कितना होता है? 60। सो 1/60। सो हमारे पास N भी आ चुका है। ओके, सो अभी क्या चीज रह गई? I रह गया। सो I इज 1 एज यू नो। ओके, सो हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू निकाल लेंगे। पाई इज इक्वल टू N की वैल्यू हमें पता है 1/6 आ गई है। ओके, इनटू यहाँ पे 1000, ये V है मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंटू 100 इंटू R कितना है यहाँ पे? देखिए V है, ये मैंने नीचे लिखना था तो मैंने उल्टा करके लिख दिया। ओके, जस्ट सिंपल थिंग, और कुछ भी नहीं है। 0.0821 आपको पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिलीलीटर में था, मैंने लीटर में बना लिया। लीटर में जिसके यूनिट होते हैं उसमें R यही होता है। और हमारे पास T कितना आया था? 300। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे सो हमारी वैल्यू कुछ अराउंड आएगा 6। ये 0 यहाँ चला जाएगा, ये 0 सारा यहाँ चला जाएगा। इट्स लुक लाइक 41 के पास कुछ आंसर आएगा मेरा। ओके, सो ये हमारे पास क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको फार्मूला याद रखना है एंड इजीली ये क्वेश्चन हो जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर दीस।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 0.1 m HCN solution present at 27 degree Celsius, find out osmotic pressure। दे क्या रखा है उन्होंने, के ए दे रखा है, कितना दे रखा है 10⁻³ दे रखा है। देखिए ये क्वेश्चन तो +1 में मैं बहुत ज्यादा करवा चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को देखना है स्टार्टिंग से। अब यहाँ पे दे रखा है 0.1 m HCN सोल्यूशन, इट मींस उन्होंने कंसंट्रेशन दे रखी है हमें। इसका मतलब ये होगा कि 0.1 मोल ऑफ इन 1 लीटर सोल्यूशन। ओके, 1 लीटर सोल्यूशन में हमारे पास कितने मोल्स होंगे। क्यों मैंने लीटर लिखा, ऑस्मोटिक प्रेशर एज यू नो मैंने बताया कि वो 1 लीटर में होंगे। ओके, तो 0.1 मोल दे रखे हैं। एज यू नो पीवी इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम, NRT। सो P इज इक्वल टू N/V RT। यू कैन राइट P इज इक्वल टू पाई। सो सेम बात है, कोई चक्कर नहीं है। सो N/V कितना होता है हमारे पास, N/V होता है कंसंट्रेशन, अभी भी बताया। सो कंसंट्रेशन तो हमें दे रखी है, 0.1 दे रखी है। ओके, सो हमें पता है ये लीटर में आया हुआ है, तो हमें ये भी पता है कि R कितना होगा। ओके, सो R हमें पता है, ये सब हमें पता लग गया। ओके, सो अभी हम क्या पता करेंगे, यहाँ पे I पता करेंगे। सो I पता कैसे करते हैं, आपको ये बहुत अच्छे से पता है I कैसे पता करते हैं। सो HCN इन इक्विलिब्रियम विद H पॉजिटिव और CN नेगेटिव, ये भी मैं सिखा चुका हूँ पहले। दिस इज 1 0 0 और ये अगर अल्फा अल्फा बन जाएगा, सो दिस इज 1 माइनस अल्फा। इन सबको टोटल करेंगे, ओके, 1 से डिवाइड करेंगे। सो I क्या आ जाएगा, I माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। सो ये क्या आ गया, 1 प्लस अल्फा आ गया। ओके, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है अगर आप रेगुलरली लेक्चर देख रहे हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो फिर तो कंफ्यूजन भरी पड़ी होंगी आपके पास। ओके, सो अगर कंसंट्रेशन ली जाए HCN की, देन आपको ये पता लगेगा कि देखिए आप अल्फा इज इक्वल टू, हमने फार्मूला पढ़ रखा है ये, के ए इज इक्वल टू ए। सो हमें के ए तो दे रखा है 10⁻⁻3। ओके, सो 10⁻⁻3 हमें दे रखा है, कंसंट्रेशन हमारे पास है ए। सो हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.1। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻² हो जाएगा और इसका अंडर रूट होता है 10⁻1। सो इसको हम नीचे लेके आएंगे। सो 1/10 इज इक्वल टू 0.1 आ जाएगा। ओके, सो इट मीन्स अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, वो 0.1 आ चुकी है। ओके, सो अल्फा आ गया है हमारे पास। अभी हमें पता क्या करना है, इसकी वैल्यू पता करनी है हमें। ओके, 1 प्लस अल्फा और हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.1। सो यहाँ मैं सीधा यहीं पे पुट कर देता हूँ, तो आपको ये चीजें सारी पता लग जाएंगी। साथ साथ में करते रहिए, तो ये बड़े क्वेश्चन है, आपको क्लियर नहीं होगी। ओके, इतने मुश्किल क्वेश्चंस में भी पंजाब बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। ओके, अराउंड CBSE में भी नहीं पूछे जाते, बट कॉम्पिटेटिव व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि +1 में आ चुके हैं ये क्वेश्चन, बट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी आस्क। ओके, अगर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप ये समझ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये पूछ लिया जाए आई, तो आप आई आराम से सॉल्व कर लेंगे अगर आपको ये आते हैं। ओके ना, बट अराउंड ये फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी, तो अभी हम चेक करते हैं। हमें पता क्या करना है, P इज इक्वल टू CRTI, ये रहा हमारे पास। सो C कितना दे रखा है, 0.1 इंटू R कितना लेना है हमने, 0.0821 इंटू T कितना है हमारे पास 300 इंटू 1 प्लस अल्फा ले लिया। अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास है, सो 0.1। सो ये हो जाएगा 1.1। सो बस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 300 इंटू 0.0821 इंटू 0.1। चलिए P की वैल्यू निकाल लीजिएगा खुद ब खुद और मेरे को भी बता दीजिएगा। ओके, तो ये लंबा काम हो जाएगा, तो आपको बस मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल इज द मैथ। तो ये तो आप कर ही लेंगे। ओके, आप तो हैं इंटेलिजेंट बच्चे, तो सब कर लेंगे आप। ओके, सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, तो देखिए मेरे पास आप क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। ओके, बट अब मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको जो मैं नीचे ज्वाइन कर रहा हूँ या फिर मैं आपको ग्रुप में जो भेज रहा हूँ, मैं उसमें आप ऐड ऑन कर दूंगा। ओके, सो आपको जस्ट उसको देखना है, आपको सॉल्व करना है। जो नहीं सॉल्व हो रहे हैं, जस्ट आप उस वो जो क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं सॉल्व होंगे, आप मेरे को टेक्स्ट मत कीजिए मेरे से सॉल्व। ओके, मैं आपको एक वीडियो डालूंगा, उसके बाद उसमें अप्रॉक्सीमेटली मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ जो आपसे सॉल्व नहीं होते। आप उसमें से देखिए, उस वीडियो को देखिए कि आप क्या उसमें से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। हाँ, अगर आपको ये लगे कि इसमें से भी वो क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसमें अब मैंने वो क्वेश्चन ऐड नहीं करा जो आपसे सॉल्व होना नहीं हो रहा, मतलब मैंने डाला भी नहीं है उस वीडियो में, तो आप मेरे को टेक्स्ट कीजिए, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो समझा दूँ। बिकॉज आपको व्हाट्सएप पे समझाना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो जरूर ऐड कर दूंगा। ओके, बट आप पहले उस वीडियो को देखिए, खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरे से उसके
रिजल्ट को फाइंड कीजिए। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा बहुत इजी है अगर आप ध्यान से देखें उसको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, इफ अ सॉल्यूशन हैज 20% यूरिया एंड 10% NaOH, पूछ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा 127 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, टेम्परेचर चेंज करने पे क्वेश्चंस बदल जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस जब टेम्परेचर चेंज होते हैं ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके, तो टेम्परेचर चेंज होने पे क्या होगा। ओके, ये +1 में हम पढ़ा है वैसे कि ये रूम टेम्परेचर के लिए अलग होते हैं। ओके, अलग टेम्परेचर के लिए अलग होते हैं, तो ये जो कंडीशंस हैं इसी टेम्परेचर के लिए अलाउड है, और टेम्परेचर के लिए अलाउड नहीं होती। ओके, सो इस टेम्परेचर से भी वेरिएंस आती है, पर चलिए अब के लिए, अभी के लिए हम यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। ओके, बाद में अगर हम बहुत अबव लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएंस से भी कुछ डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए सिंपल अभी देखते हैं, सिंपल एग्जाम्स में ये ऐसा कोई। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पूछा गया है, वो कह रहा है कि मान लेते हैं 10 ग्राम जो NaOH है, हमने एक कंटेनर लिया उसमें 10 ग्राम NaOH ले लिया, और 20 ग्राम हमने क्या ले लिया, यूरिया ले लिया। किस में डाला हमने, ये 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में डाला। ओके, आप ये समझ सकते हैं ये ग्राम ग्राम और ये मिलीलीटर क्यों लिया, क्योंकि हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकाले हैं, एंड एज यू नो ऑस्मोटिक प्रेशर में हम ऐसे ही लिखते हैं। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम इसका चेक करते हैं इसमें, और इसका चेक करते हैं इसमें। ओके, आप ऐसे समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ये कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, इसमें अगर 10 ग्राम NaOH है, इसमें अगर 20 ग्राम यूरिया है, और अगर हमने दोनों कंटेनर को एक में ही डाल दिया तो इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, इसके ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकाले जाएंगे। ओके ना, तो कुछ इस तरह से है ये। सो चलिए ये बहुत इजी है ये, अगर आप इसको अच्छे से समझे तो। सो हमें पता है कि C जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, N/V RT/I होती है। ओके, तो RT/I होती है, और अगर ये 1 का है, अगर मान लो मैं NaOH का ले रहा हूँ, तो 2 का क्या हो जाएगा, N/V RT/I, इसका भी सेम होगा। पर यहाँ पे चेंज क्या क्या है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज है जी, और V चेंज है जी, बिल्कुल चेंज है, और RT तो सेम ही रहेंगे दोनों के लिए, और I चेंज होगा। तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2, RT तो दोनों के सेम रहेंगे। सो RT सेम रहेंगे तो RT कैंसिल हो जाएंगे। सो इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, C टोटल क्या हो जाएगा, और मैं क्या होता हूँ उसे C मिक्स, मेरी लैंग्वेज में उसको C मिक्स कहेंगे, तो वो होगा N टोटल डिवाइडेड बाय V टोटल। इसका मतलब N1 I1 प्लस N2 I2 डिवाइडेड बाय V टोटल। ओके, जो V टोटल होगा हमारे पास। ओके, तो ये बस सिंपल सी चीज है, हमारे पास C निकल के आ गया, C मिक्स। सो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू C मिक्स RT। ओके, P इज इक्वल टू CRT, तो यहाँ से हम C की वैल्यू ले लेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। ओके, सो यहाँ से C की वैल्यू आ सकता है। सो अगर सबसे पहले यहाँ निकालने की चीज क्या है जो हमें सबसे जरूरी चाहिए, R। देखिए R तो हमारे पास सिंपली है, R तो हम क्या लेंगे, अब लीटर्स की बात हो रही है तो R हमारे पास क्या होगा, R होने वाला है हमारे पास 0.0821। अब तक तो आपको पता लग गया होगा। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या मैं आपको फास्ट तो नहीं लग रहा है, क्या आपको ऐसे तो नहीं लग रहा मैं थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट हूँ। ओके, अगर आपको ये ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा, बिकॉज आई थिंक सो आप उसको धीरे करके भी देख सकते हैं, बिकॉज ऑप्शंस दे रखी है यूट्यूब वगैरह वाले में, है ना। बट मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट हो मेरा भी और आपका भी। ओके, सो आप सभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लें, और मैं लंबी लंबी वीडियोज़ बनाता फिर आप कहेंगे यार सर ने तो 1-1 घंटे की वीडियो बना दी, मज़ा आ गया, पर उतना टाइम तो फिर लिखने में ही छोड़ दूंगा मैं। ओके, तो मेरे को लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है। हाँ, इफ़ यू थिंक कि आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं ज़्यादा फास्ट हूँ और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, देन टेल मी, फिर हम कुछ कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो से स्लो हो जाएंगे। ओके, आई विल ट्राई कि मैं आपको सही टाइम पे वीडियो दूँ। कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेरे भी। ओके, सो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो रिलेटिवली कोविड-19 के कारण आ रही हैं। ओके, रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं उनके। ओके, सो उसके लिए बहुत आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि आपको सही टाइम पे वीडियो नहीं मिल रही है, बट चलिए आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको सही सही टाइम पे सब कुछ मिल जाएगा। सो टी हमारे पास क्या है, 127 डिग्री सेल्सियस। 127 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना कितनी बड़ी बात है, अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस होगा। सो ये भी हमारे केल्विन होगा। सो ये भी हमारे पास आ चुका है। हमें पता क्या करना है, अभी हमें सी मिक्स पता करना है। सी मिक्स पता करने के फार्मूला बना तो दिया। ओके, आई के लिए यूरिया है, तो यूरिया का क्या होता है हमारे पास, यूरिया का हमारे पास 1 होता है। ओके, और हमारे पास दूसरा NaOH, NaOH का क्या होगा, 2 होगा। आपको पता है ये कैसे होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए सीधी सीधी। ओके, तो आपको ये सीधा सीधा दिखना चाहिए कि कितने पोलर आयंस बन रहे हैं। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक ट्रिक बताई थी, यूरिया का कोई पोलर आयन नहीं बनता तो उसका 1 होगा। अगर NaOH का एक पोलर आयन बनता है यहाँ पॉजिटिव तो इसके 2 होंगे। ओके, अगर किसी के जैसे ऐसे हैं FeCl3 तो इसके 3 होंगे। ओके, तो अलग ऐसे 4 होंगे। सो उससे एक बढ़ा देना है आपने।
सो बस सीधा आंसर निकल आएगा, वैसे निकालने की ट्रिक है। ओके सो ये चीज़ आ गई मेरे पास। अगर n निकालना है हमने, सो n निकालने का भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। n कैसे निकालेंगे, n1 कैसे निकालेंगे, n1 यूरिया है हमारे पास, तो n1 कैसे निकालेंगे, गिवन मास, गिवन मास कौन सा होता है, फर्स्ट वीडियो फिर से देखिए, मैं बोल रहा हूँ जो गिवन दिया होता है 20 डिवाइडेड बाई यूरिया का मॉलिक्यूलर मास, पता नहीं कितनी बार बोल दिया मैंने अभी, 60 होता है। सो ये n1 आ गया। अब n2 क्या है हमारे पास, n2 हमारे पास है 10%, सो 10% ये रहा हमारे पास, 10/40 आ गया। सो बस इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। ओके तो यहाँ पे अगर इसको पुट करेंगे 20/60, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 10/40 आ जाएगा। वी टोटल कितना है हमारे पास, वी टोटल हमने नहीं रखा है कितना, वी टोटल हमारा आया चुका है, कितना टोटल लिया हमने वी को, जितना हमने टोटल सोल्यूशन लिया। ओके तो अगर यहाँ पे हम वो वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे वैल्यू को पुट करके जो हमारा सी मिक्सिंग आएगा उसको यहाँ पे सी मिक्सिंग में पुट करके 8t से मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा आंसर निकाल देंगे। ओके दैट्स अ सिंपल थिंग, आप इसको फाइंड कीजिए और मेरे को आंसर बताइए। ओके तो इतना मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा आपके सामने, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इन विच ऑफ द केस ऑस्मोटिक प्रेशर इज मैक्सिमम। इजीएस्ट क्वेश्चन है हमारे पास बिकॉज यू नो द फार्मूला, और आपको पता है कि P इज इक्वल टू, और पाई भी बोल सकते हैं इसको। ओके एग्जाम में पाई लिख के आइए, तो P इज इक्वल टू CRTI। ओके सो आपको पता है कि I ज्यादा होगा तो P भी ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। ओके सो देखते हैं किसका ज्यादा आई है। अब इसका आई देखे तो सबकी मोलैरिटी तो पहले सेम है, ये तो प्रॉब्लम नहीं खत्म होगी। अब यहाँ पे NaCl है, तो इसका आई कितने होने वाला है, 2 होने वाला है। ओके सो आई एम रियली सॉरी अगेन, यहाँ पर यूरिया नहीं है, यहाँ पर एलम है। ओके सो यहाँ पे 2 है। ओके सो यहाँ पे 3 हो जाएगा बिकॉज ये देखिए Na2 पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव है तो 2 है, तो मैंने बताया कि एक प्लस कर लीजिए करिए तो ऐसे इजी निकल जाता है। यूरिया इसका 1 होगा वह, क्योंकि इसका कोई पोलैरिटी नहीं है तो अंडा नहीं होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे एलम है भाई, ऑफ कोर्स सीधी सीधी सी बात है एलम। लास्ट टाइम भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, वो जो हमारी आर्मी होती है वो ट्रक्स लेके जाती है, हो गए तो उसमें भी आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी थी किसकी, एलम की। तो भाई साहब एलम वाला ही गिराना था उन्होंने, ठीक है ना। तो मेरे को दिव्यम ने सही आंसर दिया था उसका, बाद में पहले गलत फिर बाद में सही आंसर दे दिया था उसका। ओके वेरी गुड वेरी दिव्यम। सो ये देखिए द आंसर इज एलम। ओके सो 0.1 एलम। ओके सो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसका आई सबसे ज्यादा होगा तो पी भी इसका सबसे ज्यादा होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। इसमें भी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया है, बट ध्यान से देखिए इस चीज को। आपसे जो ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया है उसमें आपको नॉर्मेलिटी दी गई है। ओके आपको नॉर्मेलिटी दी गई है और आपको ये पूछा गया है कि इस नॉर्मेलिटी से आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पता करना है। अब सबसे पहले देखिए नॉर्मेलिटी से आपको मोलैरिटी में इसको चेंज करना है, उसके बाद आपको आई की वैल्यू देखनी है। ओके उसके बाद आपको आंसर निकालना है। ओके तो सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर में जाके उस ट्रिक को देख लीजिए। मैंने उसमें आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू एफ के इक्वल होती है। ओके सो ये हमारे पास ट्रिक होती थी, ये नोट है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे सबको अप्लाई करके दिया। ओके तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ए के लिए अप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो हमारे पास एम की वैल्यू निकाल लेते हैं, एम इधर ले जाते हैं, एफ इधर रखते हैं, एन अपॉन एफ आ जाएगा हमारे पास। एन कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है हमारे पास नॉर्मली। एफ हमारे पास कितना होता है, एफ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फॉर NaOH इज 1। ओके एफ कैसे निकालते हैं, जितना एन होते हैं, एन पॉजिटिव। ओके सो दिस इज 0.1। सो नेक्स्ट बी देखते हैं हम, बी के लिए एम इज इक्वल टू एन अपॉन एफ, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1 अपॉन, यहाँ पे 3 दे रखे हैं एन पोलैरिटी में, 3 इज इक्वल टू, सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, सो दिस इज 0.1 अपॉन 3। सो सी के लिए चलते हैं हम, एम कितना आ जाएगा हमारा एन अपॉन एफ, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एम आ जाएगा हमारे पास 0.1 अपॉन अगेन 1, तो ये 0.1 ही आ जाएगा। ओके ये तो 0.1 ही होगा। और डी का हम देख लेते हैं, चलिए थोड़ी सी स्क्रीन को ऊपर कर देते हैं, ये देखिए, और हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम इज इक्वल टू एन अपॉन एफ आ जाएगा हमारे पास वैल्यू यहाँ पे 0.1 अपॉन, तो यहाँ पे CaSO4 दे रखा है, तो यहाँ पे SO4 है, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, SO4 2 नेगेटिव होता है तो Ca पॉजिटिव हो जाएगा। ओके ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर आपको नहीं आती हैं तो प्लीज़ आप ऐसे कीजिए कि आप बेसिक से लेक्चर लगाइएगा मेरे से। if I will able to make the lectures then online, तो मैं आप बनाने की कोशिश करूँगा बेसिक लेक्चर्स। नहीं तो अगर आप कहीं आप आए मेरे पास ये क्वारंटाइन खत्म होने के बाद, तो
प्लीज़ आप +1 वालों के साथ, जो मैं जिन्हें हम सुपर लेक्चर्स कहते हैं, ओके, पैकेट लेक्चर्स भी बोलता हूँ उन्हें, तो पैकेट लेक्चर्स आप लगा लीजिए, ओके। अराउंड 15 डेज़ के पैकेट लेक्चर होते हैं, उस पैकेट लेक्चर को में हम सब कुछ ट्रिक वे में कंप्लीट कर देते हैं, ओके। वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उनके लिए तो पैकेट लेक्चर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ओके। तो अदरवाइज तो मैं साथ साथ में क्लियर करवा देता हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे 0.1/2 आ जाता है, तो ये हमारे पास इसका भी आ चुका है, ओके। तो बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा है, तो हमें निकालना क्या है? सीधा सीधा सी ही तो निकालना है, ओके। सी माने पी निकालना है। सो पहले जिसका सी ज़्यादा होगा, माने जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा, सी ज़्यादा होगा, उसका ही तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा ना। सो बस सीधा सीधा निकाल देते हैं। मैंने बताया था कि यहाँ पे n है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा से वैल्यू लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे आई कितना है, NaOH का आई दे रखा है 2, Na3 अब 3 है, तो यहाँ पे कितना होगा, आई 4 होगा। यूरिया का कितना होगा, 1 होगा, ये पोलैरिटी नहीं होती। CaSO4 का कितना होगा, CaSO4 का अगेन कितना होगा, यहाँ पे 2 है, सो अगेन इसका कितना होने वाला है, इट्स आई इज इक्वल टू 2 होने वाला है, ओके। सो इट्स 2, सी है ना, तो एक निकल जाएगा। सो ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा पाई इज इक्वल टू CRTI, मैं ए के लिए पुट कर रहा हूँ सबसे पहले। सो पाई की वैल्यू क्या आ जाने वाली है, सी की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन सी मीन्स कंसंट्रेशन कितनी है। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन यही तो निकाली हमने, मोलैरिटी ही तो कंसंट्रेशन होती है ना, एन अपॉन एफ यही तो निकाली हमने कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1, ओके। आर टी क्या करना है हमने, सब में आर टी सेम ही होते हैं। आई की वैल्यू कितनी है, 2 है। सो ये पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2, तो मैं बस यही लिख रहा हूँ, आर टी लिखने की नीड नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है, ये हमारे पास सी की वैल्यू नेक्स्ट कितनी है, 0.1/3 बी के लिए इंटू 4 आ गया। ये ए के लिए था, ये बी के लिए आ गया। सो सी के लिए कितना आएगा, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं, इतना भी रश ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो सी के लिए क्या आ जाएगा, सी के लिए आ जाएगा भाई साहब 0.1 इंटू 1। सो डी के लिए क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में आ रही है, ओके। सो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में आ रही है, हमारे ए में आ रही है। सो यहाँ सीधी सीधी सी वैल्यू हमारे ए में आ रही है, क्योंकि ये कट जाएगा, ये भी वैल्यू कम हो जाएगी, ये तो वैल्यू कम है, ये तो वैल्यू कम है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वैल्यू आर टी मैक्सिमम वैल्यू किसमें होगी, ए में होगी सबसे ज्यादा वैल्यू, ओके। सो ए इज द राइट आंसर, ओके। सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को आपको पता रखना है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये आपको मैंने आपकी जो नोट्स आपको अटैच करे हैं उसमें आपको थ्योरी दे रखी है, थ्योरी आप देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए यहाँ से। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें प्रेशर सेम होता है दोनों का। अगर दो चीजें मैंने डाल दी हैं तो प्रेशर सेम होगा, ओके, और दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बस इतना सा तो काम है। अगर कोई आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो उसका प्रेशर भी सेम होने वाला है, तो उसका कंसंट्रेशन भी सेम होने वाली है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से लेते हैं, आई एम रियली सॉरी, सी नहीं होता है, ओके, सी नहीं, सी इज नॉट सेम, ओके, सी सेम नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, ओके, आपको कंफ्यूजन हो गई होगी। सो पी सेम होगा बट सी सेम नहीं होगा, ओके। सो सेम क्या होने वाला है हमारे पास, यहाँ पे आर और टी भी सेम होता है, ओके। ये चीज आपको याद रखनी है, जहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो सेम होंगे, आप तो देखिए सेम ही होने वाला है, ओके। सो टी भी दोनों के लिए सेम होगा, तो वो वैल्यूज में होगा आइसोटोनिक सोल्यूशन, उसको हम कहते हैं। अब जैसे पी है हमारे पास, पी इज इक्वल टू सी आर टी आई, ये है हमारे पास, और दूसरा पी है उसका है सी आर टी आई, ओके। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा पी तो कांस्टेंट है दोनों का, सी कांस्टेंट नहीं होगा, आई भी कांस्टेंट नहीं होगी, आर टी कांस्टेंट होंगे, सी कांस्टेंट नहीं होगा, आई कांस्टेंट नहीं होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो पी दोनों को मैं एक दूसरे के इक्वल कर सकता हूँ। सो दिस इज C1RT I1 और इज इक्वल टू C2RTI2। आर टी कैंसिल हो जाएंगे, देखिए तो बचा क्या, C1I1 इज इक्वल टू C2I2। चलिए यही चीज हमारे पास है, यही इक्वेशन हमारे पास आती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पी सेम होता है, आर टी भी कांस्टेंट होता है। आप ऐसे कह सकते हैं दीज बोथ आर कांस्टेंट, ओके। मैंने बहुत अच्छे से लिख रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें ये ऐसे फाइंड करेंगे। अब आपको ये अच्छे से समझ लगेगी चीज, ये वाला फार्मूला हम कहाँ यूज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल देता हूँ, उससे आप अच्छे से इस चीज को समझ जाएंगे। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन है, 1% यूरिया सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विद एसिटिक एसिड, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन विद 20% आयरन। नाइस, पहली बात देखनी है आपको पेपर में जाके, यहाँ पे आइसोटोनिक लिख रखा है,
सो अगर आइसोटोनिक लिख रखा है तो हमें पता है कि C1I1 फार्मूला इज इक्वल टू C2 भाई C1I1 इज इक्वल टू C2I2 आएगा हमारे पास। ओके, सिंपल ये चीज है हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन का फार्मूला। अब दूसरी चीज हमारे पास ये कौन सा आइसोटोनिक है, इट मींस ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक वैल्यू है। सो दिस इज 1% यूरिया इन इन 1% यूरिया, इट मींस ये क्या होगा, इसका मतलब होगा 1 ग्राम यूरिया इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, को पता है। अब सबसे पहले हमें ये चीजें भी तो पता करनी है ना। सो हमें सबसे पहले क्या पता करना है, C1 पता करना है। सो C पता करने का फार्मूला क्या होता है, N/V। तो C2 कैसे पता करेंगे, तो C2 ही तो पता करना है, वही तो उन्होंने पूछा है। ओके, सो C1, ये C1 तो पता कर ले हम। ओके, जो कम मात्रा वाला है वो तो पता कर लें। सो N हमें पता है, तो N कैसे फाइंड करते हैं। सो V हमारे पास क्या है, हमने इसको लेके जाना है 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके। ओके, सो दिस इज 100 और यहाँ पे 1000 लिखा जाएगा। आप मोलैरिटी निकाल रहे हैं, सीधी सी तो बात है, क्या है इसमें प्रॉब्लम में। ओके, सिंपल सिंपल सी तो बात है। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 1 दे रखा है उन्होंने गिवन मास, नीचे क्या है मॉलिक्यूलर यूरिया का 60 होता है। ये आपको अगर ये नहीं समझ लग रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, मैं इसलिए फास्ट हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आपको ये पता है चीज़ें, कि आपको मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। ओके ना, तो इसको पुश कीजिए, नीचे 0 0 कैंसल, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/6। एक ना, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा 6 0, 3 0 कट जाएंगे, 1/6 आंसर आ जाएगा। टक 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 टक, इसको ऊपर से रख के ऐसे धक्का मारिए, नीचे 6 नीचे 0 नीचे, 0 से 0 भी कैंसिल, 1/6 आ गया। ओके, सो चलिए C1 हमारे पास निकल गया। अब निकालना क्या है हमें, C2 तो हम C2 कह दिया, I2 तो हमें सबसे पहले हमें निकालना है I। ओके, तो देखिए हम निकालते हैं सबसे पहले किसके लिए, I हमें पता है यूरिया का, यूरिया का I होता है 1, ये आपको पता है, अभी बहुत अच्छे से पता लग गया होगा आपको। इसका मतलब C1 आ गया 1/6, I1 आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, रह क्या गया, C2 I2 में से हमें कुछ तो निकालना पड़ेगा ना। तो अगर C2 निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, I2 निकालना पड़ेगा। सो I2 कैसे निकालते हैं, I2 निकालने का तरीका तो आपको आता है बहुत अच्छे से। लिखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है, ये एसिटिक एसिड CH3COH इक्विलिब्रियम में होता है। सो CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 0 0, ये आ गया अल्फा अल्फा, ये आ गया 1 माइनस अल्फा, ये सबको प्लस कर लो, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, कट जाएगा 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। ओके, सो I कितना आ गया हमारे पास, 1 प्लस अल्फा आ गया। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अल्फा दे रखा होना है, ठीक है, आप 25% आयोनाइज्ड। ओके, सो कंसंट्रेशन 25% आयोनाइज है, इसका मतलब 1 प्लस 0.25 वैल्यू ले लेंगे हम। सो दिस इज 1.25, ये आपको ध्यान रखना है। आयोनाइज मैंने तभी बड़ी वाली ऐसे ऐसे करके लिखा है, सो 1 पॉइंट कैपिटल में तभी लिखा है 1.25 हमारे पास आंसर आ गया आई की वैल्यू। अभी क्या रह गया, आई की वैल्यू आ गई 1.25, तो यहाँ पे कलर चेंज करके यहीं पे लिख देते हैं बड़ा बड़ा करके। तो C1 कितना है 1/6, I1, C2 निकालना है, I2 1.25, यहाँ से निकाल लीजिएगा, खत्म हो गई स्टोरी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 0.1 m 100 ml NaOH और 0.1 m 400 ml यूरिया आर मिक्स, देन फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है, अभी देखिए आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चंस कभी मुश्किल नहीं होते, क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आते तो आपको मुश्किल लगते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी है, बस क्वेश्चन समझ आएगा तो क्वेश्चन इजी हो जाए। ओके, तो 0.1 m 100 ml NaOH और 0.1 ही 400 ml यूरिया, NaOH भी उतना ही लिया है और यूरिया भी उतना ही लिया और दोनों को मिक्स कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है। इसका मतलब ये आइसोटोनिक सोल्यूशन वाले से काम करेगा, पर अभी ये दोनों मिक्स हो गए हैं एक अलग चीज में, एक अलग और सॉल्वेंट में। तो इसका मतलब अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, C मिक्सिंग इज इक्वल टू N1I1 प्लस N2I2 डिवाइडेड बाई V टोटल। V टोटल है हमारे पास। अभी क्या प्रॉब्लम रह गई, सब कुछ तो आपको पता है कैसे फाइंड करना है। ओके, 0.1 दे रखा है, टोटल वॉल्यूम कितना होगा 400 इसका और 100 इसका लेंगे तो टोटल 500 हो गया। तो ये भी आपको बता रहा हूँ मैं, तो 500 हो गया इस दोनों का। ओके, सो आपको क्या फाइंड करना है, जस्ट ये चीजें फाइंड करनी है, N1I1 N2 I2। ओके, तो ये चीजें आपको फाइंड भी क्या करनी है, आपको पता ही है I की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू क्या है, आपको पता है कि I1 की वैल्यू क्या है NaOH, तो आप 2 लेंगे।
तो यहाँ पे यूरिया को 1 ले लेंगे, तो ये 2 हो गया, रंग चेंज कर देता हूँ यहाँ, 2 हो गया, ये 1 हो गया, एन की वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, सब कुछ तो दे रखा है उन्होंने, इतनी चीज़ तो कर लीजिएगा। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी दे रखी है उन्होंने, मोलैरिटी का एन अपॉन वी होता है। ओके, सो बस कुछ नहीं करना है, एन निकालना है आपने, सो एम इंटू वी कर देना, एन निकल के आ जाएगा, M1 V1 हो जाएगा, M2 V2 हो जाएगा। ओके, सो एम कितना दे रखा है, M 0.1 दे रखा है, कितने वॉल्यूम में दे रखा है, 100 वॉल्यूम में दे रखा है। अभी बात को ध्यान रखिएगा कि आपको लीटर में लेना है, सो 1000 से डिवाइड भी कर दीजिएगा। अगर N2 की बात कर लेते हैं, सो वो भी M इंटू वी हो जाएगा N से, सो M कितना दे रखा है 0.1, 400 वॉल्यूम है, बट 1000 से डिवाइड कर देंगे, सो N की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो ये 0.04 आ जाने वाली है, ये 0.01 आ जाने वाली है, इसको सीधा पुट कीजिए, आंसर तो ये आ जाएगा। ओके, उसको वैल्यू को सीधी पुट कर दीजिएगा, पाई की वैल्यू में जो आपको निकालनी है ऑस्मोटिक के लिए क्या होती है, वो पाई इज इक्वल टू सी मिक्सिंग जो होगी उसकी, और आर टी, अब आपको पता है लीटर में लिया है तो आर 0.0821 होगा, और टी तो आपको पता है टी टी ही रख लेना, टी ही रख लेना। ओके, तो क्योंकि टी उन्होंने दिया नहीं हुआ है, सो जस्ट साइड पे टी रहने देना उसको। ओके, टी को छेड़ना ही मत, बस टी रख लेना साइड पे, ऑप्शन आपको जो ऑप्शन दी होगी उसमें टी रखा होगा। तो सी मिक्सिंग आपकी जो भी यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी उसको पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। नाउ आई एम टेलिंग यू द कंडीशंस फॉर गेटिंग एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास। आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है मोलर मास की, तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन पता होनी चाहिए। द सल्यूट जो होना चाहिए वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट होना चाहिए। नॉन वॉलेटाइल सल्यूट आप जानते हैं क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल मींस वो उड़ना नहीं चाहिए, चीनी वगैरह जैसे। ओके, सोल्यूशन डिल्यूट होना चाहिए अच्छे से। ओके, उसका जो सोल्यूशन का जो जो परसेंटेज है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं, अगर 5% से ज़्यादा हुआ तो आप समझ लीजिए कि उसकी वैल्यू अच्छे से नहीं निकलने वाली है। ओके, तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के अंदर नहीं जाना चाहिए, डिसोसिएशन और एसोसिएशन, अरे डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए उसकी। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ये ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ट्रिक्स लगाते हैं, आप सोचने बैठ जाते हैं, उनके लिए मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ। ओके, बट जब कभी हम बैचेस शुरू करेंगे इसमें, अगर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो मैं आपको इस ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। बहुत बहुत सारी ट्रिक्स हैं हमारे पास। ओके, इन्फिनिटली, अगर मेरे को उसको 1 घंटे में कंप्लीट करना हो तो मैं नहीं कर सकता। ओके, मतलब मैं अगर बोलता भी रहूँ ना सुबह से शाम, तो इतनी ट्रिक्स हैं हमारे पास, इतनी ज़्यादा ट्रिक्स हैं, एक पूरे दिन में भी कंप्लीट नहीं कर सकते हम उसको। ओके, सो अभी देखिए मैं बहुत तेज तेज बोल रहा हूँ, अभी भी मेरे को लग रहा है कि आज मैं चैप्टर नहीं खत्म कर पाऊंगा, तो बहुत जल्दी जल्दी हम इस चैप्टर को आज के लेक्चर में खत्म कर देंगे। ओके, सो देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ये भी मैंने आपको सिलेबस उसमें दे रखा है, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। अब आप इस नाम से देखिए, हाइपर 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 क्या होता है, हाइपर हो जाना, यार तू बड़ा हाइपर हो गया। हाइपर होने का मतलब है बढ़ जाना, ठीक है, तू बड़ा वो हो गया ना, हाइपर हो गया है, बढ़ गया है, गुस्सा हो गया है, ज्यादा हो गया है। अगर ऐसा ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरटोनिक, अगर कम हो जाएगा तो हाइपोटोनिक। रिवर्स ऑस्मोसिस को हम डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर से हिसाब से भी देख सकते हैं, तो वो आपको चीज पता लग गई होगी। तो ये देखिए, ये थे हमारे मेजर मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को आपको करना है। ओके, तो इसके साथ ही मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको इसके लास्ट में दे रखे हैं, उस क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। आप इन क्वेश्चंस को करने, वो थोड़े से आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे। मैंने दोबारा से वही बात कह रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चंस को समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन कभी भी इजी लगने वाले है ही नहीं। ओके, सो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, फोर्थ टाइम खुद ब खुद ही आंसर आ जाएगा। ओके, आप एक बार करके दूसरी बार आंसर पूछने लग जाते हैं, ये ये आपका ना माइंड सेट नहीं है। ओके, अगर मेरे से एक क्वेश्चन नहीं निकलता है ना, तो मैं अपने बड़े भाई से नहीं पूछता। ओके, माय ब्रदर वो गोल्ड मेडलिस्ट था, ओके, फ्रॉम द आईआईटी रुड़की। ओके, तो अभी वो पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा है बट केमिस्ट्री में। तो मैं जब मेरे से कुछ नहीं निकलता है तो मैं कई बार सोचता हूँ कि यार मैं उनसे पूछता हूँ तो मेरे को बता देंगे, बट मैं कभी उनसे पूछने की कोशिश नहीं करता। पहले पहले मैं खुद कोशिश करता हूँ कि मैं करके देखूँ, फिर पूछूंगा उनसे। ओके, तो आपके अंदर ये एटीट्यूड तो होना कि यार मेरे से निकलेगा ही, क्यों नहीं निकलेगा, मैं निकालूंगा, मेरे से निकल जाएगा। आपके आपके माइंडसेट में यह है कि यार ये मेरे से निकलना ही नहीं है, तो एक बार मैंने कर लिया, अब तो ये होगा ही नहीं कभी, अब तो मेरे को देखना ही पड़ेगा कि यार उसने क्या करवाया है, ठीक है, उनसे पूछना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं होता, आपको वो क्वेश्चन करना है, क्योंकि जब आप ऐसे करते हो ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार ये कर सकता हूँ, यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जूझा हूँ थोड़ा क्वेश्चन से। ओके, अगर आपको बड़े आराम से कोई चीज़ मिल जाती है ना तो आपको फिर वो याद नहीं रहती, पर आपको तो याद रखने हैं ये क्वेश्चन। लाइव याद रखने के लिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि अपने आप को तंग कीजिए।
ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थोड़ी ट्रिक्स के साथ। ओके, बाय बाय।